नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी गरीबों की मदद में उतरी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। तस्वीरों में देखें किस तरह बारिश से नारकीय हुई उत्तर बिहार के शहरों की स्थिति। जी हां दोस्तों, उत्तर बिहार के जिलों में शनिवार शाम से रविवार तक हुई बारिश से शहरों की हालत नारकीय हो गई। नगर निकायों की महीनों से साफ सफाई और नाला उहाड़ी की पोल भी बारिश ने खोल कर रख दी। कई शहरों में तो लोगों के घर और परिसर तक बारिश के पानी से जलमग्न हो गए। पेश है विभिन्न जिलों की पड़ताल करती तस्वीर। मधुबनी शहर में आदर्श नगर जाने वाली कॉलोनी में बारिश के बाद रविवार को लगा जल जमाव। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। मधुबनी शहर के स्टेशन के निकट स्थित विनोदानंद झा कॉलोनी में रविवार को हुई बारिश का पानी कई घरों में प्रवेश कर गया। रविवार को बारिश के बाद बेतिया नगर के पावर हाउस चौक से सोआ बाबू चौक जाने वाली सड़क में जल जमाव के बीच से गुजरते महिला व पुरुष। शहर में बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव की स्थिति है। बारिश के कारण मोतिहारी शहर के जानपुर स्थित बाजार समिति परिसर में हुआ जल जमाव। व्यावसायिक मंडी होने के कारण यहां प्रतिदिन माल वाहक वाहनों व लोगों का आना जाना लगा रहता है। बारिश के कारण मोतिहारी शहर के जानपुर से बाजार समिति जाने वाली सड़क पूरी तरह जलमग्न हो गई। इससे आवागमन में लोगों को हो रही है भारी परेशानी। सीतामढ़ी शहर के जानकी स्थान मंदिर परिसर में बारिश के बाद लगा जल जमाव। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सृजन घोटाला, सीएम की चुप्पी पर तेजस्वी यादव का निशाना। सुशील मोदी बोले, नीतीश सरकार ने ही किया था घोटाले का पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के चर्चित सृजन घोटाले के बहाने नीतीश कुमार और सुशील मोदी पर निशाना साधा। आज मीडिया में बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के शीर्ष पर बैठे सृजन घोटाले के मुख्य सूत्रधार को सीबीआई की तरफ से क्यों बचाया जा रहा है। महादलित विकास मिशन घोटाला, जमीन घोटाला और सृजन घोटाले के आरोपी केपी रमैया तो शीर्ष नेता की आंखों का तारा है। पटना हाईकोर्ट ने केपी रमैया के भ्रष्टाचार पर तल्ख टिप्पणियां की थी। तेजस्वी यादव ने कहा, आंध्र प्रदेश के इस अधिकारी सह बिहार के नेता ने जेडीयू को इतना समृद्ध किया कि आदरणीय नीतीश ने उन्हें बिहार से लोकसभा चुनाव लड़वाया। हारने के बाद लैंड ट्राइब्यूनल का सदस्य बनाया ताकि उनकी पार्टी जेडीयू केपी रमैया रचित घोटालों और उनके पावन कर कमलों द्वारा और समृद्ध होती रहे। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं, सृजन घोटाले, SC/ST छात्रवृत्ति और जमीन घोटाले के आरोपी IAS और नेताओं और उनका संप्रेम संरक्षण प्राप्त क्यों है? ऐसा क्या योग्यता है कि आप उन्हें चुनाव लड़वाते हैं और हारने पर और घोटाला करने के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत करते हैं? सृजन घोटाले में सरकारी खजाने से 3300 करोड़ की लूट का दोषी कौन है? 2008 की CAG रिपोर्ट के बावजूद क्यों सीएम के संरक्षण में लगातार 10 वर्ष का यह घोटाला चलता रहा? 46 लाख के कथित चारा घोटाले पर हाय तौबा करने वाले 3300 करोड़ की लूट पर चुप क्यों हैं? क्या सीएम की चुप्पी घोटाले का प्रमाण नहीं? वहीं सुशील मोदी ने तेजस्वी के आरोपों को खारिज कर दिया, उल्टे तेजस्वी को ही घेरने लगे। उन्होंने कहा, एनडीए सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करती है, इसलिए किसी भी घोटाले का पता चलते ही सक्षम एजेंसियों से जांच कराने की सिफारिश की गई। सृजन घोटाले में स्वयं मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और यह जांच तार्किक परिणति की ओर बढ़ रही है। जिन 60 लोगों पर आरोप पत्र दाखिल हुआ है उनमें किसी को ना तो जाति, धर्म, पद या राजनीतिक झुकाव के आधार पर बचाने की कोशिश नहीं की गई, न किसी को फंसाया गया। सुशील मोदी ने कहा, यह विडंबना ही है कि जिस दल के स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष 1000 करोड़ के चारा घोटाले के 4 मामलों में दोष सिद्ध अपराधी हैं, वही दल घोटालों की जांच पर सबसे ज्यादा छाती पीट रहा है। सभी घोटालों अनियमितताओं की जांच एक पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया के तहत चल रही है और प्रमाण के आधार पर आरोपियों के खिलाफ शिकंजा भी कसा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाबा रामदेव से पंगा, बीजेपी को बिहार चुनाव में दे सकता है बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सभी पार्टियां अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए आम से लेकर खास लोगों को जोड़ने का काम भी कर रही है। ऐसे में बाबा रामदेव की कोरोना की दवा कोरोनिल को लेकर सरकार से चल रहा विवाद चुनाव में एक नया गुल खिला सकता है। योग में लोकप्रियता और स्वदेशी की भावना को बढ़ाने के लिए बाबा ने 16 साल पहले पतंजलि आयुर्वेद नामक कंपनी खड़ी की। इस कंपनी का कारोबार बढ़कर अब 9,500 करोड़ का हो गया है।
देश भर में इसके 5000 से अधिक रिटेल स्टोर्स हैं। जब बाबा रामदेव ने देश में कोरोना इलाज की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल लॉन्च की तो लोगों में आश्चर्य और गर्व का भाव एक साथ उभरा। बाबा के भक्तों ने इसमें स्वदेशी और आयुर्वेद की ताकत देखी, क्योंकि दुनिया भर में किसी भी पैथी में कोरोना की कोई गारंटीड दवा अभी तक नहीं बनी है। बाबा रामदेव ने दावा किया कि इस गोली को खाने से कोरोना मरीज 5 से 14 दिनों में ठीक हो जाता है। कहा गया कि इस दवा से 7 दिन में कोरोना मरीज 100% ठीक हो चुके हैं। इस दिव्य लॉन्चिंग से माना गया कि दवा को भारत सरकार ने हरी झंडी दे दी है, लेकिन लॉन्चिंग के दूसरे ही दिन केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने यह कहकर पल्ला झाड़ा कि उसकी जानकारी में ऐसी कोई दवा नहीं है। उसने दिव्य कोरोना किट के प्रचार प्रसार पर भी पाबंदी लगा दी। उत्तराखंड की आयुर्वेद ड्रग्स लाइसेंस अथॉरिटी ने भी बाबा को नोटिस थमा दिया है। उधर बाबा के खिलाफ राजस्थान, बिहार आदि कई राज्यों में मामला दर्ज हो गया है। ये लोगों के लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि भाजपा सरकारों में बाबा का रसूख कितना है सबको पता है। तो क्या बाबा और उनकी कंपनी पतंजलि ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अंधेरे में रखा, या फिर ये दोनों सरकारें अपना चेहरा बचाने के लिए बाबा को नोटिस जारी कर रही है? क्यों इस दवा पर रोक लगाई? क्या इसके पीछे दवा लॉबी का दबाव है या बीजेपी का दबाव, या फिर अब सरकार नहीं चाहती कि बाबा और आगे बढ़े? बहरहाल कोरोना महामारी की दवा दिव्य कोरोनिल टैबलेट पर रोक लगाकर मोदी सरकार ने बाबा रामदेव को तगड़ा झटका दे दिया है। बाबा के विरोध को लेकर आम जनता में यह संदेश जा रहा है कि ऐसा सरकार के इशारे पर हो रहा है। बाबा रामदेव चुप बैठने वालों में नहीं है, वह समय आने पर जरूर जवाब देंगे। बिहार चुनाव सर पर है और बाबा रामदेव की एक बड़ी फैन फॉलोइंग बिहार से आती है, क्योंकि बाबा के योग और आयुर्वेद से बिहार जैसे पिछड़े राज्य में बीमारी से बहुत लोगों की मुक्ति मिली है। अब तक के चुनावों में बाबा रामदेव ने हमेशा बीजेपी का सपोर्ट किया है और अपने समर्थकों के वोट ट्रांसफर कराए हैं, लेकिन क्या अब की भी ऐसा होगा? इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। सरकार की हरकतों से नाराज बाबा समर्थकों में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा जरूर बढ़ रहा है, जिसका नुकसान बीजेपी को बिहार चुनाव में हो सकता है। इसको लेकर दलितों पिछड़ों में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल खड़ा हो रहा है। यादव महासभा तो खुलकर बाबा रामदेव के समर्थन में आ गई है। बाबा अब लोकप्रिय होने के साथ साथ आर्थिक रूप से भी काफी मजबूत हैं। संगठन की भी ताकत बाबा के पास है। ऐसी स्थिति में बाबा से पंगा लेना बिहार चुनाव में बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री बताएं पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से पैसा क्यों लिया? कांग्रेस। जी हां दोस्तों, भाजपा द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग पर सवाल उठाए जाने के बाद कांग्रेस ने पलटवार करते हुए रविवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता एवं आपात स्थिति राहत कोष में चीनी कंपनियां दान दे रही हैं, और पूछा कि जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण गतिरोध चल रहा है तो इस रकम को स्वीकार क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीते 6 साल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 18 मुलाकातों पर भी सवाल उठाए और पूछा कि उन्होंने चीन को अब तक क्यों हमलावर नहीं कहा। सिंघवी का यह बयान प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान यह कहने के कुछ घंटों के बाद आया कि लद्दाख में उसकी जमीन पर बुरी नजर रखने वालों को भारत ने उचित जवाब दिया है। सिंघवी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह कहें कि चीन हमलावर है। सिंघवी ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सबसे ज्यादा चिंताजनक और सतर्क करने वाला तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीनी कंपनियों से अपने पीएम केयर्स कोष में दान की रकम प्राप्त की। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री चीनी कंपनियों से विवादास्पद और अपारदर्शी तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए का दान स्वीकार कर अपनी स्थिति से समझौता करेंगे तो वह चीनी आक्रामकता के खिलाफ देश की रक्षा कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देने की जरूरत है। पीएम केयर्स फंड कोविड-19 महामारी के कारण आने वाली किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के उद्देश्य से इस साल मार्च में बनाया गया था। तब से ही कुछ विपक्षी दलों की यह मांग रही है कि इस फंड में आने वाले दान को सार्वजनिक किया जाए। सिंघवी ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के 2007 से ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रहे हैं और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह जैसे उसके अध्यक्षों का चीन के साथ अधिकतम संपर्क रहा है। उन्होंने दावा किया, भारत के इतिहास में ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसके अध्यक्षों का बीते 13 वर्षों में चीन के साथ इतना संपर्क रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन बढ़ने का संकेत, इन राज्यों ने लगाया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना के संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लॉकडाउन में ढील के बाद से रोजाना करीब 15,000 नए मामले सामने आ रहे हैं और मृतकों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए एक बार फिर से देश में लॉकडाउन को लागू करने के संकेत मिलने लगे हैं। कई राज्यों ने या तो इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं या फिर इस पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में फिलहाल उन राज्यों के बारे में जान लेते हैं जहां लॉकडाउन को लागू किया गया है। असम में 12 घंटे का नाइट कर्फ्यू,
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने गुवाहाटी समेत राज्य में 12 घंटे के नाइट कर्फ्यू के साथ 14 दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। यह लॉकडाउन 28 जून से प्रभावी होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है और इस बार लॉकडाउन में अधिक सख्ती होगी। तमिलनाडु में 4 जिलों में संपूर्ण लॉकडाउन। राज्य में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु सरकार पहले ही चेन्नई समेत 4 अति संवेदनशील जिलों में 30 जून तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा रखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में 30 जून के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन, टला नहीं है खतरा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को यह साफ किया कि राज्य में 30 जून के बाद भी लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। राज्य के लोगों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा, 30 जून के बाद लॉकडाउन नहीं हटाया जाएगा। हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। हमें चीजों को खोलते समय बहुत सावधानी बरतनी होगी और इसे धीरे धीरे करना होगा, क्योंकि खतरा कभी खत्म नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में शनिवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा 5,318 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं और सर्वाधिक 167 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक कुल मामलों की संख्या 1,59,133 पहुंच गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई इससे अत्यधिक प्रभावित है, जहां अब तक 73,747 मामले सामने आए हैं। वहीं आखिरी अपडेट के मुताबिक यहां 1,460 केस आए हैं। ठाकरे ने कहा कि हम लापरवाह नहीं हो सकते। अगर हम इस तरह का बर्ताव करते हैं तो कोरोना वायरस हमारा इंतजार कर रहा है। अगर कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो कृपया घर से बाहर ना निकलें। स्थानीय लोगों ने काम शुरू कर दिया है और ग्रामीण इलाकों में भी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। किसान लगातार काम कर रहे हैं। मराठवाड़ा, विदर्भ से खराब बीजों को लेकर कई शिकायतें आई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस संबंध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों और कोविड-19 महामारी के दौरान आदर्श आचार संहिता के कारण कृषि ऋणों को माफ करने की प्रक्रिया में देरी हुई है। अब हमने शेष किसानों के ऋण को माफ करने का फैसला किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में 30 जून से प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैलियों के जवाब में कांग्रेस ने ईंधन मूल्य में बढ़ोतरी के खिलाफ देश के सभी विकास खंडों में 30 जून से लेकर 5 दिनों तक प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसरी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ईंधन मूल्य वृद्धि के खिलाफ सोमवार को भी सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने प्रदर्शन करेगी। विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य ईंधन मूल्य वृद्धि के कारण जनता को हो रही परेशानी को सामने लाना और भाजपा की नीतियों और कार्यक्रमों की कलई खोलना भी है। कोविड-19 महामारी, टिड्डी हमले और चीनी अतिक्रमण जैसी समस्याओं के प्रति सरकार असंवेदनशील। वर्चुअल रैलियों के लिए भाजपा की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी का मकसद सिर्फ वोट है और वह कोविड-19 महामारी, टिड्डी दल के हमले तथा चीनी अतिक्रमण जैसी समस्याओं के प्रति असंवेदनशील है। वेणुगोपाल ने कहा कि मोटर ईंधन की कीमत पिछले 21 दिनों से बढ़ रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। इससे आम जनता पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाकर भारी धनराशि की वसूली की है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भाजपा द्वारा वर्चुअल रैलियों पर किए जा रहे खर्च को लेकर सवाल उठाया। बीते 21 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। बीते 21 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में जहां 9.12 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, वहीं डीजल की कीमतों में 11 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल की कीमत से ज्यादा डीजल की कीमत हो गई है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स और वैट काफी ज्यादा है। हालांकि ये बढ़ोतरी केवल 2 पैसे की है। दिल्ली में पेट्रोल 80.38 रुपए प्रति लीटर है, वहीं डीजल का भाव 80.40 रुपए प्रति लीटर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। टिड्डी दल के हमले को प्राकृतिक आपदा घोषित करे मोदी सरकार, रणदीप सिंह सुरजेवाला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उत्तर भारत के कई राज्यों में टिड्डियों के दल आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि इसे प्राकृतिक आपदा घोषित किया जाए। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, आज देश में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिड्डी दल ने हमला बोल रखा है। इन राज्यों के 84 से अधिक जिलों के किसान, खेत खलिहान, पेड़ पौधे और वनस्पति पाकिस्तान से आए टिड्डी दल के हमले से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि इस टिड्डी दल ने भारत में पहला हमला 11 अप्रैल 2020 को राजस्थान के गंगानगर में बोला था, लेकिन मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और टिड्डी दल दिल्ली पहुंच गया।
उन्होंने कहा कि टिड्डी दल का यह आक्रमण देश पर लगातार 75 दिनों से जारी है, मगर मोदी सरकार इस हमले का ना तो समाधान बताती न किसानों को सहायता पहुंचा रही है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों और आम जनता से कहा जा रहा है कि टिड्डी दल के आने पर ताली और थाली बजाएं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने सवाल करते हुए कहा कि क्या सरकार के पास टिड्डियों के इस हमले से निपटने का कोई और वैज्ञानिक व तर्कपूर्ण समाधान नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियां फसल बीमा योजना में टिड्डी दल से हुए नुकसान का मुआवजा तक देने से इनकार कर रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने टिड्डी दल के हमले को नेचुरल डिजास्टर की परिभाषा में शामिल ही नहीं किया। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए 3 मांगे बताई। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।